हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन किसको, कोरोना को, कि आप 11th क्लास के अंदर आ चुके हैं बिना एग्ज़ाम दिए हुए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। ठीक है, आज हम करने वाले 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर आपके सिर्फ 11th सिलेबस के लिए नहीं है। ये आपके ना पूरी लाइफ के अंदर जब तक अकाउंट से रिलेटेड रहोगे, ठीक है, जुड़े रहोगे, तब तक आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हमारे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को। पहले एक मिनट, कहाँ गया, हाँ ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग में दो चीज़ें होती हैं। पहला इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब सीधी सीधी पता बात क्या है, कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है। अब इन्फॉर्मेशन दो तरीके से, या तो लेनी है या तो खुद जनरेट करनी है। ठीक है, क्या करना है, या तो कहीं से गैदर करनी है या फिर खुद जनरेट करनी है। ठीक है, तो हम दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है कि आपके 10th में रिजल्ट आता, तो आप क्या करते हैं, उस जो 10th में रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि आपको आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या लिया, कोई डिसीजन लिया। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड देन यूजिंग इट। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, वो अब हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, डेफिनेशन कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, देखो ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। देखो सिस्टमैटिक का मतलब क्यों है, क्योंकि ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, ऐसे जाना पड़ता है। अगर आप कोई भी स्टेप स्किप करोगे तो आपका जो रिजल्ट है, जिस बेसिस पे आप डिसीजन लेना चाहते हो, जो डिसीजन लेना चाहते हो, वो डिसीजन लेने में शायद आपको थोड़ी सी कमी हो, या फिर आप जिस पर्पज से आपको डिसीजन लेना चाहते हो वो आपका सक्सेस ना हो पाए। ठीक है, तो हमेशा हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक क्या है सर, प्रोसेस है, प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस मतलब कोई भी क्रिया वगैरह जो हम करते हैं, तो क्या होगा, हमें सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हमें एक तरीके से काम करना है। क्या, किस चीज़ का, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम जो करते हैं उसे कहता है आइडेंटिफाइंग का। क्या करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई तो करना, लेकिन करना क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमें आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, कुछ भी चीज़ जो मनी से रिलेटेड है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, वो क्या हो गया, फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, अब मनी का मतलब मैंने रुपीज़ नहीं बोला, मनी का मतलब डॉलर भी हो सकता है, दिनार भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मतलब विच इज़ रिलेटेड टू मनी। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो ट्रांजेक्शन का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब एक ट्रांजेक्शन नॉर्मली दो पर्सन इंक्लूड होते हैं। क्या होता है, दो पर्सन इंक्लूड होता है। लाइक मैं किसी से सेल कर रहा हूँ, मैं कोई परचेज कर रहा हूँ, मैं घर में कोई एक्सपेंडिचर करा रहा हूँ, मैं कोई इनकम कमा रहा हूँ, मैं कमीशन कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस के लिए चार्ज ले रहा हूँ उनसे। ठीक है, दे ऑल आर ट्रांजेक्शन्स। और इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो इवेंट होते हैं वो ट्रांजेक्शन का आउटकम होते हैं, या फिर उनके कंसिक्वेंस होते हैं एज अ रिजल्ट। ठीक है, एज ए रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, या कंसिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, मेरी परचून की दुकान है, मैंने किसी से 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन है, मैंने जैसे परचेज किया ट्रांजेक्शन होगी। उसके बाद उस 10,000 के स्टॉक में मैंने क्या करा, 5,000 का जो स्टॉक था, मैंने कॉस्ट मेरी 10,000 रुपये पड़ी है, मैंने उसका आधा, 10,000 का आधा, आधा मतलब 5,000, 5,000 का माल मैंने कितने में बेच दिया, 6,000 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया मैंने, 6,000 में, तो 1,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब एट द एंड मेरे पास बचा क्या, 5,000 रुपये का स्टॉक। क्या बचा, 5,000 रुपये का स्टॉक। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पे, मैंने किसी से परचेज करी 10,000 रुपये की, वो एक ट्रांजेक्शन थी। मैंने सेल करी 6,000 रुपये की, वो एक ट्रांजेक्शन थी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि मैंने 5,000 का गुड जो 6,000 में बेचा, मेरे पास क्या बचा, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये मेरे लिए क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, क्यों, मैंने ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट आया। मैंने स्पेशली नेट प्रॉफिट के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, मैंने 1,000 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, मैंने ट्रांजेक्शन कितने रुपये की करी, 6,000 रुपये की। ठीक है, और सेकंड थिंग इज, मेरे पास जो अभी भी स्टॉक बचा हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग क्लोज स्टॉक जो हमारे पास बचा हुआ, वो कितने का बचा हुआ, वो 5,000 का बचा हुआ। ये भी क्या है, इस 5,000 के लिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी नहीं, मैंने 10,000 की ट्रांजेक्शन करी थी, फिर सेल की ट्रांजेक्शन करी थी 6,000 रुपये की, लेकिन इस 5,000 के लिए नहीं करी। तो ये क्या है, ये आउटकम है किस ट्रांजेक्शन की वजह से, एक परचेज की ट्रांजेक्शन, उसका जो सेल करी उसकी ट्रांजेक्शन के बाद मेरे पास जो आउटकम बचा वो ये है।
पॉइंट समझ आ गया। एग्जाम्पल आपको नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का मैच होता है, वर्ल्ड कप के मैच में क्या होता है, इंडिया एक मैच जीतती है, फिर दूसरा मैच जीतती है, फिर तीसरा मैच जीतती है, फिर चौथा मैच जीतती है, पाँच, ऐसे धीरे धीरे करके जब मैच सारे जीत जाती है, मैं देखो वो काम क्या कर रही है, वो ट्रांजेक्शन कर रही है मैचेस की जीतने का। लेकिन एट द एंड उसका आउटकम क्या होगा कि आपको कप मिलेगा, आपको क्या कहा जाएगा, विश्व विजेता कहा जाएगा, आपको क्या कहा, वर्ल्ड कप विनर कहा जाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो इवेंट है, विनिंग अ वर्ल्ड कप इज अ इवेंट। लेकिन उसको करने के लिए वो जो आउटकम वो कहाँ से आया, जो हमने लगातार मैचेस खेल करके जीतते हैं, वो ट्रांजेक्शन करते रहे, उसकी वजह से, ठीक है। चलो, तो हमें कौन सी किन्हें आइडेंटिफाई करना, उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना। ध्यान रखना, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉर्मली फाइनेंशियल होती है, इवेंट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है, सिर्फ उन इवेंट को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियल है, लेकिन ट्रांजेक्शन नॉर्मली क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल ही इन नेचर होते हैं, ठीक है। ओके आप दूसरी बात ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन मतलब ये नहीं बोला कि पैसा आना या जाना ही चाहिए। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी से 1000, मैंने बोला कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी है, मेरे को पुरानी गाड़ी, मैं किसी क्या नाम है शोरूम में गया, मैंने बोला मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने उसे वो पुरानी गाड़ी दी, उसने बदले में बोला कि सर आप अगर आप पुरानी गाड़ी देते हो तो हमसे एक आप नई बाइक ले जाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, वहाँ पे मनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, लेकिन मोड जो था ना उसका मीडियम जो था वो नॉर्मली मनी था। हमने वैल्यूएशन कैसे करी, मेरी गाड़ी की वैल्यूएशन इतनी है, आपकी बाइक की वैल्यूएशन इतनी है, तो हमने वहाँ पे ट्रांजैक्शन करी। एक्चुअल में वहाँ पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन मनी वर्थ का ट्रांजैक्शन हुआ, मनी वर्थ का लेन देन हुआ, ठीक है। आगे उसके बाद आइडेंटिफाई करने का सेकंड स्टेप क्या आ जाता है सर, मेजर करना। मेजर मतलब सर कुछ नहीं करना, एक यूनिट लेनी है। जैसे इंडिया में रुपीज़ चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, दुबई में दिनार चलता है। तो हमें जो मनी, हमने जो फाइनेंशियल नेचर के हमें ट्रांजेक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई किया है, हमें उसे एक यूनिट में क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। उसे यूनिट में मेजर करना है या रिकॉर्ड करना है। अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो रुपीज़ हो सकती है, वो डॉलर हो सकता है, वो दिनार हो सकता है, वो पाकिस्तानी रुपया हो सकता है, वो नेपाली रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेजर करने के बाद अब तीसरी चीज़ हमने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग। ध्यान रखना क्या किया हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, एंड देन हमें करनी है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो हमको लगे कि हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए और जिन्हें हमें मेजर करना चाहिए, जो रीजनेबल हो, जो हमारे लिए यूजेबल हो, ठीक है, उनके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही मनी के वर्थ में, वो खरीद रहा है, वो बेच रहा है, हमें उससे कोई लेना, हमें सिर्फ उन ट्रांजेक्शन इवेंट को नोटिफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, जो हमारे मतलब की है, ठीक है। नॉट ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, सिर्फ वो जो आपके मतलब की है। आगे अब रिकॉर्ड करने का मतलब, रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है। अब मैं इसका एग्जांपल नॉर्मली था, जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपके पास रफ कॉपी होती है, तो समझ लो रिकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करनी है, रफ कॉपी में। जब आप स्कूल में होते हो, 11th क्लास में आ गए, अब आपको अकाउंट्स की भी क्लास लेनी पड़ेगी, मैथ्स की क्लास लोगे आप इकोनॉमिक्स की क्लास लोगे, बिजनेस की क्लास लोगे, इंग्लिश की क्लास लोगे। अब क्या होगा कि मैडम थोड़ा तेते बोलेंगे, सर तेते पढ़ाएंगे, तो आप डायरेक्टली फेयर नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो, उसको एक रिकॉर्ड करते हो सबसे पहले, किसके अंदर, रफ कॉपी के अंदर। तो जैसे ही हम कोई ट्रांजेक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, हम उसे सीधा रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने जर्नल बुक्स के अंदर या फिर जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है। अब इसकी रिकॉर्डिंग हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हमने कहाँ पे रिकॉर्डिंग करी, रफ कॉपी में। अब ध्यान देखो, मैं रफ कॉपी क्यों कह रहा हूँ कि आप अकाउंट्स की भी उसी के अंदर करोगे, मैथ्स की भी उसी के अंदर करोगे, इको की भी उसी के अंदर करोगे, बिजनेस की भी और इंग्लिश की भी, ठीक है। हो सकता है फिजिकल की भी आप उसी के अंदर करो, मतलब सारी चीज़ें आप एक ही जगह रिकॉर्ड करो। लेकिन अभी आप क्या करो, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लो। आपने क्या बोला, बाद में आप कैटेगराइज कर लेंगे, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इन्हें ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली एंट्री यही होती है, ठीक है। इनको हम नॉर्मली जर्नल एंट्री भी कहते हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्री हम आगे पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री एक्चुअल में कैसे की जाती है। इनको इन जो बुक्स हैं उनको फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है सब्सिडरी बुक्स के अंदर, ठीक है। वो भी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, लेकिन इसके जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग के बाद चौथी चीज़ आपने क्या करना है, क्लासीफाई करना है। सर क्लासीफाई का मतलब, अब आपने जो रफ कॉपी में उतारा था ना, अकाउंट्स का आपने नोट किया था, आपने क्या नाम है इकोनॉमिक्स का नोट डाउन किया था, आपने मैथ्स का नोट डाउन किया था, आपने जो भी रिकॉर्डिंग करी थी, ठीक है, आपने जो भी नोट डाउन किया था, अब आप क्या करोगे, मैथ्स का उठा के मैथ्स में रिकॉर्डिंग करोगे, क्या नाम है अकाउंट्स का उठा के अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करोगे, इको का उठा के इको में रिकॉर्डिंग करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप सारी चीज़ों को अलग अलग कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो, अलग अलग कर दे रहे हो, जो जिस चीज़ से मैटर करती है। लाइक मैंने बोला कि मैंने एक को 10,000 की सेल करी, एक को 20,000 की सेल करी, एक को 30,000 की सेल करी, एक को 40,000 की सेल करी, एक को 5,000 की सेल करी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये अलग अलग डेट में हो सकती है, ठीक है, ये अलग अलग अमाउंट की हो सकती है, ठीक है। ये अलग हो सकता है, मेरे पास 2-3 काम है तो 2-3 चीज़ें प्रोडक्ट बेचता हूँ मैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है। लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, उन्हें रिकॉर्ड कर दूंगा। कहाँ पे, अपनी सेल्स बुक के अंदर। समझ रहे हो, सेल्स बुक एक स्पेसिफिक बुक होगी जहाँ पे मैं सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ, सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ। क्या करता हूँ, सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लासीफाई कर रहा हूँ। तो क्लासीफाइंग का मतलब क्या होगा, ग्रुप करना है, ग्रुपिंग कर देना है, सारे की सारा ट्रांजेक्शन, सारा मैथ का ट्रांजेक्शन मैथ के अंदर, अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन अकाउंट्स के अंदर, ठीक है।
पोस्टिंग टू मेन बुक, देखो ध्यान से देखो, इसे मेन बुक भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं लेजर। जो हमारी मेन बुक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेजर। और जब सबसे पहले एंट्रीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जर्नल, पहले जर्नल एंड देन लेजर, ठीक है। उसके बाद फिर हम समराइज कर देंगे। समराइज कर देंगे मतलब सारी बुक आप कंप्लीट कर दो, प्रिंसिपल को चेक भी तो होने जाएंगी, मैडम भी तो चेक करेंगी। तो क्या होगा, समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने उसे रिकॉर्ड तो करना है, क्लासीफाई करके आपने जो रिकॉर्ड करना है मेन बुक के अंदर, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि वो एक अंडरस्टैंडेबल मैनर हो और यूजफुल मैनर में। एक अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल, क्यों अंडरस्टैंडेबल की आपके तो समझ में पेपर आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या, ठीक है। और यूजफुल मैनर मतलब पेपर के टाइम में आप उसे यूज कर सको, उसमें से पॉइंट्स बना सको, उसे समझ सको, एक अंडरस्टैंडिंग बना सको। ये नहीं कि कोई भी पॉइंट ऊपर लिखा है, कोई पॉइंट नीचे लिखा हो, समझ में नहीं आ रहा है, इसके स्टेप समझ में नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। तो किस तरीके से आपने समराइज करना अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर के अंदर, किसके लिए, इसके यूजर्स के लिए। सबसे पहले यूजर्स कौन हो, आप अगर अपनी कॉपी बनाओगे सबसे पहले यूज़र कौन हो, आप हो। उसके बाद आपकी मैडम चेक करेगी तो आपकी मैडम यूज़र होगी। उसके बाद आपके पेरेंट्स चेक करें तो आपके पेरेंट्स यूज़र हो गए। आप 12th में चले जाओगे, आपका छोटा भाई, आपके रिलेटिव आएंगे या फिर आपका कोई पड़ोसी आएगा, नेबर आएगा, वो बोलेगा भैया मुझे अपनी कॉपी दे दो, मुझे नोटिंग करनी है, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे मुझे दे दो। तो वो भी एक यूज़र हो जाएगा। तो यूज़र कोई भी सकता है जो भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो गए। इंटरनल एक्सटर्नल थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। नॉर्मली मान लो कि आप हो, ठीक है, आप इंटरनल यूज़र हो, कल को आपका जो पड़ोसी आएगा वो आपका एक्सटर्नल यूज़र हो। तो कंपनी में भी दो, या किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो फर्म के अंदर के, बिजनेस के अंदर के बंदे होते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है, कंपनी के ओनर हो गए, ठीक है। और जो एक्सटर्नल होता है वो जैसे गवर्नमेंट होगी, ठीक है, कोई इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, या क्या नाम है, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी पार्टी, जैसे कोई बैंक हो गया जहाँ से आप लोन लेना चाहते हो, वो भी थर्ड पार्टी है, तो भी क्या हो गया, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, समराइज करने से हमें क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। देखो ध्यान से, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान रखना, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। क्या क्या होती है, सबसे पहले हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। फिर बनता है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जितना भी सारा समराइज करने के बाद जो लास्ट में बनता है हमारी बैलेंस शीट। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया एनालाइज। हमने समराइज कर लिया, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, हमारे फाइनल अकाउंट्स बन गए, क्या, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह हमने बना लिया। अब क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। सर एनालाइज क्या समराइज के बाद करते हैं, नहीं, एनालाइज और जो एनालाइज करते हैं वो हम समराइज के साथ साथ करते हैं। एनालाइज हमें इस तरीके से करना है कि हम उसकी रिकॉर्डिंग सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। हमें एनालाइज करना है कि क्या वो यूजर्स के काम की है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसको एनालाइज करेंगे, उसको बनाते समय भी एनालाइज करेंगे, उसको बनाने के बाद भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एनालाइज का मतलब नॉर्मली क्या है, प्रिपरेशन तो हो गई आपकी, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात आ रही है कि आपको अकाउंट्स को प्रेजेंट भी तो करना है, किसको, उसके इंटरनल यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को। तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, अब मैडम ने आपको तो लिखवा दिया, अब इसका मतलब थोड़ी ना आप उल्टा सीधा लिख दोगे। आपने कॉपी कैसे भी दे दी मैडम को, ऐसे थोड़ी चलता है। आपको एक तरीके से उन्हें देना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को समझ सके, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सके, कुछ मतलब निकाल सके उन बातों का, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको एनालाइज करना है वाइल प्रिपेयरिंग भी एंड आफ्टर प्रिपरेशन भी। मतलब आफ्टर प्रिपरेशन करने के बाद आपने प्रिपेयर तो कर लिया, अब आप बोल रहे यार मैडम को चेक भी तो कराना है, यार सॉरी उसको अलग तरीके से लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे नोट्स बनाने चाहिए थे, ये पॉइंट्स, ये लाइन मैंने लिख के मुझे नोट्स के हिसाब से बनाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसके प्रेजेंटेशन में ध्यान दे रहे हो, प्रिपरेशन तो हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन में ध्यान दे रहे हो ताकि उनको समझ में आ जाएगा ये पहला पेज फ्रंट में है, फिर सेकंड पेज कौन सा है, फिर थर्ड पेज कौन सा है, ऐसे करके। पॉइंट समझा क्या, ओके। एनालाइज, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब आप अपने यूज़ के लिए, जो भी आपका यूज़ है, जो भी पर्पज़ है आपका, उस पर्पज़ के लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप यूज़ करोगे। लाइक मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या पता लगाऊंगा कि इनका जीएसटी कितना बनता है, इनका टैक्स कितना बनता है, इनका रिफंड कितना बनता है। अगर मैं कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या देखना चाहूँगा, क्या कंपनी में ग्रोथ है, क्या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे तो छोड़ो ये तो नहीं पता चल पाएगा, कंपनी के में एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो कैसे पता चलेगा, सैलरी के बेसिस पे। क्या कंपनी का पीएफ ईएसआई काटती है, मतलब लिमिटेड कंपनी, क्या कंपनी पीएफ ईएसआई जैसी सर्विस देती है, कैसे पता चलेगा, पीएनएल में दिखेगा वो, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में, ठीक है। और क्या नाम है, ये पता चलेगा कि इन कंपनी का कितनी कितनी ब्रांचेज हैं, क्या कंपनी का मैनेजमेंट कौन कौन है, समझ रहे हो। तो सारी चीज़ें मुझे अगर एनालाइज करनी है तो मैं कैसे पता करूँगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होगा, पता रहेगा मेरे पास इस कंपनी के पास इतने। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी के पास कितना कैश रखा हुआ है, ठीक है, क्या कंपनी अपनी जो देनदारी आते हैं उसको देने में लायक है कि नहीं है, कंपनी कितने साल और चल सकती है। तो कोई एनालिसिस है, आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, अपने तरीके से कर रहे हो, ठीक है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। पॉइंट समझ में आ गया,
ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कैसे पता चलता है कि कंपनी मतलब चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? तो नॉर्मली अगर आपको कई बार क्या होता है कि कंपनी को ही लगता है कि यार हम ना आगे तक नहीं काम कर पाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट द एंड में जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर लिख देती है कि हाँ गोइंग कंसर्न में दिक्कत है, या ऑडिटर जो उसको चेक करता है, सीए जो ऑडिट करते हैं वो जो चेक करते हैं वो भी लिख देते हैं कि हाँ कंपनी की जो आगे चल के शायद कंपनी बंद हो सकती है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड में क्या था, कई कंपनी बंद हो गई होंगी, अब आपको भी पता चल गया होगा कि यार उसका काम ज़्यादा चलेगा नहीं, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता चल गया यार अभी तक तो प्रॉफिट होता, अचानक से उसका इतना लॉस हो गया पिछले 2 सालों से, तो आप कंपनी के चांसेस नहीं है। आपको कैसे पता चल रहा है? आप एनालाइज करो ना, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर कर रहे हो ना प्रीवियस ईयर से, ठीक है, या फिर किसी और कंपनी का उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, इंडस्ट्री में देख रहे हो कि इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, मान लो स्टील इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, लेकिन ये फलाना कंपनी है, ये फलाना कंपनी तो भाई सर लॉस में ही जा रही है। समझ रहे हो? ये सारी एनालाइज इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो एनालाइज इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप लास्ट में क्या करते हो? उसे कम्युनिकेट कर देते हो। किसको? वही फाइनेंशियल डाटा जो आपने अभी तक कलेक्ट किया था। किसको? टू यूजर्स को। अब यूजर्स की हम बात कर चुके हैं, कौन कौन यूजर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपने यूजर्स को आप क्या कर दोगे? कम्युनिकेट कर दोगे सर ये लो। अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है सर? क्या हम आप हर बंदे को जा के देंगे क्या उसे? नहीं। आप इस चीज़ के लिए क्या करते हो? आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के पास सबमिट कराते हो वहाँ पे होता है, या अपनी वेबसाइट जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर देते हो, लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास सबमिट करा देते हो, तो वहाँ से भी लोग पैसे दे के, कुछ नॉमिनल सी फीस होती है वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो उस डाटा को, फाइनेंशियल डाटा जो आपने बनाया है, प्रिपेयर किया है और जो प्रेजेंट कर रखा है लोगों को, हाँ, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। किस पर्पस के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन लग रहा है कि सर ये तो इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे याद होगी? तो डेफिनेशन बहुत बड़ी नहीं है। डेफिनेशन सिर्फ क्या कहती है? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड लास्ट में कम्युनिकेटिंग। किसको कम्युनिकेट किसे करना है? फाइनेंशियल डाटा को। अगर मैं पूछूं सर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव भी तो यही होता है क्या, कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। किसको? फाइनेंशियल डाटा को, ठीक है। फिर उसे मेजर करना है हमें, फिर हमें उसे रिकॉर्ड करना है, यही हमारे ऑब्जेक्टिव है। तो जो डेफिनेशन है इसके साथ साथ हमने एक काम और कंप्लीट कर दिया, क्या? उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने का। तो ये जो 7 चीज़ें यही इसके क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स भी कहलाते हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज, अकाउंटिंग जो है वो 2 चीज़ों से बनती है, इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और दूसरा प्रेजेंटेशन। अब गैदरिंग कहाँ से चालू हुई? आइडेंटिफाइंग से ही गैदरिंग चालू होगी। जब आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो गैदर कर पाओगे ना, ठीक है, तभी तो प्रिपेयर कर पाओगे। मैंने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया। देखो, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया। यहाँ तक मैंने क्या करा? सारी की सारी जो फाइनेंशियल डाटा था, जो इंफॉर्मेशन था, उसको मैंने कलेक्ट एंड रिकॉर्ड कर लिया, गैदर कर लिया। अब देखो, 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप गैदर कर रहे हो या आप जनरेट कर रहे हो। कौन समझ आ गया? या तो आप गैदर कर रहे हो या जनरेट कर लो। जनरेट का मतलब क्या है? जैसे मैं किसी को सेल करूँगा, अगर मैंने किसी को सेल किया तो इनवॉइस तो मैं बनाऊंगा ना, बिल तो मैं बना के दूंगा ना उसे, वो थोड़ी बनाएगा। तो यहाँ पे बिल क्या पहले से था या किसी ने मुझे दिया? मैंने जनरेट किया ना। लेकिन अगर मैं परचेज करूंगा तो मैं थोड़ी ना परचेज का बिल बनाऊंगा, वो उसने जो मुझे बिल दिया होगा वही बिल तो मैं यूज़ करूंगा। हाँ, ये मैंने परचेज करी थी, तो वो बिल क्या मैंने गैदर करा और ये सेल का बिल मैंने जनरेट किया। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको क्या करते हैं? फिर हम प्रेजेंट करते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। किसके लिए? पर्पस के लिए, जो हमारा पर्पस होता है। हमारा पर्पस कुछ भी हो सकता है। हमारा पर्पस ग्रोथ का हो सकता है, हमारा पर्पस क्या ना प्रॉफिट हो सकता है, कोई भी पर्पस है हमारा, उस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। तो इतना आज के लिए बहुत है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली और दूसरा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। पॉइंट समझा क्या? और आप ये कह सकते हो कि अकाउंटिंग प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिफाइंग से लेकर मेजरिंग तक समराइज तक एक होता है, और एनालाइजिंग से कम्युनिकेटिंग तक दूसरा होता है। एंड आइडेंटिफाइंग से समराइजिंग तक क्या होता है आपका? आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी है, उसके बाद फिर उसकी प्रेजेंटेशन कर दी। कहाँ पे? एनालाइज इंटरप्रिटेशन करके, कम्युनिकेट करके आपने क्या कर दिया? उसको कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, प्रेजेंट कर दिया लोगों को कि ये लो, आप अपने पर्पस के लिए उसे यूज़ करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है। डेफिनेशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आगे तक काम आएगी, ठीक है। एंड ये डेफिनेशन जो है ये सीपीए, ठीक है, सीपीए क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ, जो अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उन्होंने जनरेट की थी, ठीक है। ओके, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ मन लगा के पढ़ें, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, बाय, टाटा, सी यू, बाय।